हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो आज समावयवता का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सममिति के तत्वों की बात करी थी, ठीक है। सममिति के तत्व, GI तो ख़त्म कर ही ली थी। सममिति के तत्व हम पढ़ रहे थे। प्रकाशिक समावयवता हमें शुरू करनी है, तो उसके लिए उससे पहले सममिति के तत्व हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सममिति के तत्व जो है वो क्या होते हैं कि भाई आपको सममिति के बारे में बताते हैं कि कोई भी कंपाउंड सममित है या असममित है, इसके बारे में हमें बताएंगे। सममिति के तत्व कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है POS, एक होता है COS। वैसे एक और होता है जिसको AOS बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये COS सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक और होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो अपने काम का नहीं है। तो बेसिकली दो अपन को पढ़ने हैं, POS और COS। तो POS में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऐसा काल्पनिक तल, कोई भी ऐसा काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष यौगिक को काटने पर दो बराबर भाग बने, ठीक है, दो बराबर भाग बने तथा दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, ठीक है ना। कि कोई भी ऐसा काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष यौगिक को काटने पर दो बराबर भाग बने और दोनों एक दूसरे क्या होनी चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब। ये कंडीशन मस्ट है, तो ही उसको POS बोलेंगे। जैसे ये है, तो अगर इस तल के सापेक्ष इसको काटोगे तो दो बराबर भाग बनेंगे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, है ना। जैसे ये है, इसको काटोगे इस तल में तो भाई दो बराबर भाग तो बन जाएंगे, लेकिन दोनों मिरर इमेज नहीं होंगे, तो इसको POS नहीं बोलेंगे। ये वाला POS नहीं होगा, इसको POS बोल सकते हैं। तो मिरर इमेज होना जो है वो मस्ट है भाई, मिरर इमेज होना चाहिए, है ना। मिरर इमेज नहीं है तो POS नहीं बोल सकते। फिर जो है वो अगला अपने पास है भाई COS। तो COS में मैंने आपको क्या बताया था? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपको किसी भी मॉलिक्यूल के केंद्र को चेक करता है, ठीक है। जैसे ये है अपने पास, ठीक है, तो इसके केंद्र पर जाते हैं। केंद्र से किन्हीं दो अपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना है। दोनों दिशाओं में समान दूरी पर समान परमाणु मिलना चाहिए। अगर दोनों दिशाओं में समान दूरी पर समान परमाणु मिलता है तो आप बोल सकते हो क्या है भाई? वो COS है। और ये कंडीशन यौगिक के हर परमाणु पर लागू होनी चाहिए। इधर गया कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, ऊपर भी कार्बन, इधर कार्बन और इधर भी कार्बन, तो हर जगह पर ये कंडीशन लागू हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? COS बोल सकते हैं। क्लियर है। अगर एक तरफ भी कोई विषम परमाणु आ जाए, जैसे ये वाली कंडीशन आ गई, अब इसमें COS है या नहीं है आपको चेक करना है। तो सेंटर है, सेंटर से इधर गया कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, तो अपोजिट भी कार्बन होना चाहिए था, लेकिन अपोजिट क्या है? ऑक्सीजन है, तो इसको COS नहीं बोल सकते। ये वाला COS नहीं होगा। और भाई कोई यौगिक सममित कब होगा? जब उसमें POS या COS या दोनों, ठीक है, या तो दोनों में से कोई एक या दोनों अगर उपस्थित है तो यौगिक सममित होगा। यानी यौगिक के सममित होने के लिए, है ना, यौगिक, या मैं यूं कहूं यौगिक के असममित होने के लिए, असममित होने के लिए उसमें POS तथा COS दोनों अनुपस्थित होने चाहिए, दोनों अनुपस्थित होने चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन मस्ट है कि यौगिक के असममित होने के लिए उसमें POS और COS दोनों ही क्या होने चाहिए? अनुपस्थित होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी उपस्थित है तो यौगिक क्या होगा? सममित होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन पहले आपको यही दे सकता है कि निम्न में से किस यौगिक में POS उपस्थित है, निम्न में से किस यौगिक में COS उपस्थित है, या निम्न में से किस यौगिक में POS COS दोनों उपस्थित है। इस तरह का क्वेश्चन देगा। या निम्न में से कौन सा यौगिक सममित है, कौन सा यौगिक असममित है ना। तो POS COS चेक करने के लिए अपन ने खूब सारे कंपाउंड, खूब सारे एग्जाम्पल लास्ट क्लास में देख लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई प्रकाशिक समावयवता, ठीक है ना। तो सममिति के तत्व हमने पढ़ लिए।
क्योंकि भाई प्रकाशिक समानता पढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत थी, इसलिए हमने क्या किया है, सममिति के तत्व पढ़ लिए हैं। क्लियर है? देखो ज़रा, नेक्स्ट अपने पास है प्रकाशिक समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, देखना क्या होता है ये। भाई प्रकाशिक समावयवता, ठीक है, ज़रूर यहाँ पर क्या है, प्रकाश से संबंधित है। ठीक है ना, तो देखना क्या होता है कि भाई एक अपने पास जो नॉर्मल लाइट है ना, नॉर्मल लाइट, साधारण प्रकाश हो, चाहे ट्यूबलाइट की हो, चाहे बल्ब की हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, तो साधारण प्रकाश जो है उसमें मैंने परमाणु संरचना में आपको बताया था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कण और कणीय प्रकृति, और दूसरा तरंग प्रकृति, दोनों प्रकृति होती है। तो साधारण प्रकाश की जो तरंग है, ये साधारण प्रकाश के जो कण है ना, वो हर संभव दिशा में कंपन करते रहते हैं। तो ये मान लो साधारण प्रकाश के अपने पास कण है ना, या साधारण प्रकाश की तरंगे हैं, तो ये तरंगे हर संभव दिशा में क्या कर रही है, कंपन कर रही है। ये तो है भाई साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश। अब आपको क्या करना है कि भाई साधारण प्रकाश को एक प्रिज्म में से पास करवाना है। ये अपने पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का नाम होता है, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म। और ये जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, निकोल प्रिज्म। प्रिज्म तो आप समझते हो। तो साधारण प्रकाश को क्या करना है भाई, आपको निकोल प्रिज्म में से पास करवाना है। तो जैसे ही साधारण को जो है वो निकोल प्रिज्म में से पास करवाना है, तो जब निकोल प्रिज्म में से इसको पास करवाएंगे तो ये देखा जाता है कि इसके जितने भी जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जो भी तरंगे हैं, उन सब का कंपन एक ही दिशा में हो जाता है। सारे के सारे जो है वो अब एक ही दिशा में कंपन करने लगेंगे। ठीक है ना, तो एक पैटर्न में ये क्या हो गए, अरेंज हो गए। और निकोल प्रिज्म में से पास करवाने के बाद में जो लाइट हमें मिलती है, जो प्रकाश हमें मिलता है, इसको हम बोलते हैं भाई समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको बोलूँगा भाई PPL। तो आज के बाद में जहाँ पर मैं PPL लिख दूँ वहाँ समझ जाना कि मैं समतल ध्रुवित प्रकाश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि जो नॉर्मल लाइट है उसको निकोल प्रिज्म में से पास करवा दो तो क्या मिलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, फिर देखना प्रकाशिक समावयवता अपन पढ़ रहे हैं ना, तो प्रकाश से रिलेटेड है। फिर क्या करते हैं कि भाई जिस पदार्थ के बारे में आपको चेक करना है कि ये वाला पदार्थ जो है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस भी पदार्थ के बारे में आपको चेक करना है, उस पदार्थ को एक ग्लास की ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब होती है ऐसी, इस ट्यूब में भरते हैं। जिस पदार्थ के बारे में आपको चेक करना है कि ये वाला पदार्थ प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, तो उसको एक कांच की ट्यूब में ऐसे उसका विलयन बना के इसमें भर देते हैं। ठीक है, और इस कांच की ट्यूब को हम बोलते हैं ध्रुवणमापी। क्या बोलते हैं? ध्रुवणमापी। ठीक है ना, इस कांच की ट्यूब को क्या बोलते हैं? ध्रुवणमापी बोलते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को, जिस भी पदार्थ को चेक करना होता है कि यह पदार्थ प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, इसको ध्रुवणमापी में से पास करवाते हैं। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पर एक पर्दा लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है। अब उस स्क्रीन पर आपको 3 कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्क्रीन पर 3 कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी स्क्रीन पर 3 तरीके के आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है। या तो ये हो सकता है कि जैसा समतल ध्रुवित प्रकाश इधर दिख रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर आपको दिख जाए। जैसा इधर दिख रहा है ना, बिल्कुल एज इट इज सेम ही वैसा का वैसा यहाँ दिख जाए। ठीक है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश में कोई परिवर्तन ना आए। एक तो ये कंडीशन मिल सकती है, या आपको ये कंडीशन मिल सकती है, समतल ध्रुवित प्रकाश की ये वाली कंडीशन भी आपको मिल सकती है, या ये कंडीशन मिल सकती है। ठीक है, या फिर आपको एक और कंडीशन, ये वाली कंडीशन मिल सकती है। ये कंडीशन मिल सकती है। तो कितनी कंडीशन मिलेगी? 3 कंडीशन।
मिल सकती, इन तीनों में से कोई एक मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक से ज़्यादा कंडीशन मिल जाए, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन आपको मिल सकती है। अगर समतल धुरित प्रकाश, अगर आपको पहली वाली कंडीशन मिलती है, इसका मतलब तो यह है कि समतल धुरित प्रकाश का तल प्रभावित नहीं हुआ। और अगर समतल धुरित प्रकाश का तल प्रभावित नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला जो पदार्थ है ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्या है? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब समतल धुरित प्रकाश का तल जो है, समतल धुरित प्रकाश का तल दाईं ओर या बाईं ओर घूम गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। जैसे यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, यहाँ क्लॉकवाइज घूम गया। तो अगर समतल धुरित प्रकाश में घूर्णन होता है ना, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर मिलती है तो इसका मतलब यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है। तो पहली बात तो हम ऐसे चेक करते हैं कि कोई भी पदार्थ कब प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा और कब प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है। अब आती है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखना कि समावयवता है तो इसका मतलब अणुसूत्र तो क्या होगा? समान होगा। और प्रकाशिक समावयवता क्योंकि त्रिविम समावयवता का ही एक पोर्शन है, तो त्रिविम समावयवता में मैंने आपको यह भी बताया था कि अणुसूत्र के साथ साथ संरचना सूत्र भी क्या होने वाला है? समान होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यदि, डेफिनेशन लिख रहा हूं, यदि यौगिकों का अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान हो, ठीक है, किंतु यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश यानी PPL, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग अनुक्रिया प्रदर्शित करते हो, तो कि भाई यौगिक जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश यानी PPL के लिए अलग अलग प्रक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं, अनुक्रिया दे रहे हैं, तो यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। तो यौगिक, इसको ऐसे लिखते हैं, तो यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होंगे तथा इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। ठीक है। अब भाई इस डेफिनेशन का मतलब हम समझ लेते हैं, ध्यान से देखना जरा कि भाई पहले तो कौन सा पदार्थ प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, कौन सा नहीं करेगा, यह चेक करने के लिए क्या करते हैं भाई, उस पदार्थ को ध्रुवणमापी में भरते हैं, ध्रुवणमापी में से उस पदार्थ के में से PPL पास करवाते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश पास करवाते हैं। तो अगर समतल ध्रुवित प्रकाश अप्रभावित रहे, जैसा इधर है, जिस प्रकार का कंपन इधर है, जिस प्रकार से जो है वो आपको यहाँ पर उसका तल मिल रहा है, बिल्कुल वैसा ही तल आपको यहाँ पर मिले, तब तो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है। और अगर प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसका मतलब तब तो वो प्रकाशिक अक्रिय होगा। जो पदार्थ प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते ना, उनको अपन बोलते हैं प्रकाशिक अक्रिय। तो ये वाले केस पे तो पदार्थ कैसा होगा भाई? प्रकाशिक अक्रिय होगा। इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस केस में तो पदार्थ कैसा होगा? प्रकाशिक अक्रिय होगा। ठीक है। और बाकी दो केस में यहां पर देखना, या तो समतल ध्रुवित प्रकाश, पहले समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा था, यानी पहले वाला तल इसका ऐसा था, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये पहले वाला तल था। ठीक है, ये पहले वाला तल था। अब आपको समतल ध्रुवित प्रकाश जो है वो इस तरफ घूम गया है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया है। कैसा हुआ भाई? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है। और यहां पर समतल ध्रुवित प्रकाश का तल इस तरफ घूम गया है, यानी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज। तो अगर समतल ध्रुवित प्रकाश का तल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दाईं ओर या बाईं ओर घूम जाए तो पदार्थ कैसा होगा, प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा। और ऐसे यौगिक जो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय। यानी इस केस में पदार्थ जो है वो अपना कैसा होगा भाई, प्रकाशिक सक्रिय होगा। मतलब बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो यहां तो पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऊपर वाले में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर कोई पदार्थ, ध्यान से सुनना, अगर कोई पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर क्लॉकवाइज, दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, अगर कोई पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा है ना, तब तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और अगर कोई पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा रहा है तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। यानी ये वाला जो है वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को अपन स्मॉल डी या फिर प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल डी या प्लस कहीं लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा है। लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल या फिर माइनस से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी कंपाउंड के आगे अगर स्मॉल एल या माइनस लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि वो लीवो रोटेटरी या समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा रहा है। क्लियर है बात। तो भाई समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जो घुमाएगा, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को परिवर्तित करेगा, वो तो पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा, और जो नहीं करेगा वो प्रकाशिक अक्रिय होगा। अब प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा या फिर वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा। तो अगर दाईं ओर घुमाता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देंगे, बाईं ओर घुमाता है तो उसको लीवो रोटेटरी बोल देंगे। क्लियर है बात। अब कौन सा पदार्थ डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, कौन सा लीवो रोटेटरी होगा, कौन सा दाईं ओर घुमाएगा, कौन सा बाईं ओर घुमाएगा, भाई ये सारा सिस्टम एक्सपेरिमेंटल है कि कोई पदार्थ प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा। जैसे भाई मैंने ये दे दिया ना आपको कि आपको ये चेक करना है कि ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, और मैंने पूछ लिया कि भाई ये वाला प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रकाशिक समावता दर्शाता है या नहीं दर्शाता है, ये चीज सारी की सारी क्या हो जाती है, एक्सपेरिमेंटल हो जाती है कि कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए हमें ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप काम में लेना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पीपीएल बनाना पड़ेगा। पीपीएल जो है उसको इस पदार्थ का विलयन बना के ध्रुवणमापी में भरना पड़ेगा। फिर इसको जो है वो अगर ये घुमा रहा है तब तो इसको बोल देंगे भाई ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं घुमा रहा है तो बोल देंगे ऑप्टिकली। तो कोई भी पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है, ये चीज जो है वो सारी की सारी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है। ठीक है, कि कौन सा दाईं ओर घुमाएगा, कौन सा। किसी भी पदार्थ को देखकर एक चीज मैं बता देता हूं, मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि ये वाला पदार्थ प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, ये चीज क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। हमें एक्सपेरिमेंट करके ही बताना होता है। लेकिन मान लो एग्जाम में आ गया कि ये वाला जो है वो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, इस केस में तो भाई एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। कैसे करेंगे, एग्जाम में सेटअप तो लगा के देगा नहीं। हमें तो वहां पर क्या करना होता है, केवल मॉलिक्यूल को देख के बताना होता है कि ये वाला मॉलिक्यूल प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। कि केवल देख के बताओ कि प्रकाशिक समावता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा, ये वाला पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, केवल देख के बताना होता है। तो देख के बताने के लिए हमने एक जुगाड़ निकाला है। ठीक है, और वो जुगाड़ क्या है वो बताएंगे कि किसी भी अणु को केवल देख के हम बता देंगे कि ये वाला प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। बाकी प्रकाशिक समावता पूरा सेटअप कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। क्लियर है बात। तो अब देखना जरा कि हमें कैसे देखते ही पता चलेगा ये वाला पदार्थ जो है प्रकाशिक समावता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। हम केवल इतना ही बता सकते हैं कि कोई पदार्थ प्रकाशिक समावता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा, केवल इतना बता सकते हैं। अगर दर्शा रहा है यानी कोई पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, केवल हम इतना ही बता सकते हैं, है ना। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो डी है या एल है, ये हम नहीं बता सकते। ये तो केवल एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्या कि कोई पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये तो हम देख के बता देंगे, ये तो मैं अभी चेक करना बता दूंगा आपको। लेकिन कोई पदार्थ अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो डी है या एल है,
ये भाई अपन केवल देख के नहीं बता सकते, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। यानी जैसे मैं बोलता हूं ये वाला पदार्थ प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा, और ये करेगा, चेक करेंगे अभी, है ना। तो ये वाला पदार्थ प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा, तो इसका मतलब ये समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर घुमाएगा। तो दाईं ओर घुमाता तो D, बाईं ओर घुमाता तो L। तो अब किस तरफ घुमाएगा ये हम नहीं बता सकते, हम केवल इतना बता सकते हैं कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, इतना बता सकते हैं। अब ये कैसे बताते हैं तो ये समझ लो। मेरे ख्याल से आपके ये सारा सेटअप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप करें, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करें, है ना। तो देखना ज़रा कि ये वाला जो है वो कैसे हम देख के बताते हैं कि भाई ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, देखें। देखें भाई कि भाई कैसे ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो भाई ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो पदार्थ सम्मित है, अब कोई भी कंपाउंड या तो सम्मित होगा, ठीक है, या कोई भी कंपाउंड असम्मित होगा। दो केस हो सकता है, या तो सम्मित होगा या असम्मित होगा। कोई भी पदार्थ जो है या तो सम्मित हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, असम्मित हो सकता है। क्लियर है बात। सम्मित कब होगा? सम्मित तो जब POS या COS या दोनों उपस्थित होंगे, तब तो सम्मित होगा। ठीक है। असम्मित कब होगा? जब POS एंड COS दोनों अनुपस्थित हो, ठीक है, तो यौगिक कैसा होगा? तो असम्मित होगा। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब मैं ध्रुवणमापी में कोई असम्मित यौगिक भरता हूं, ऐसा यौगिक जिसमें POS COS अनुपस्थित है, जब ध्रुवणमापी में कोई असम्मित यौगिक लिया जाता है तब तो वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है, यानी तब तो वो PPL को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाता है। जब कोई असम्मित यौगिक लेते हैं ना, तब तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर घुमाएगा या तो बाईं ओर घुमाएगा। कब? जब असम्मित यौगिक लेते हैं तब। ठीक। और जब सम्मित यौगिक लेते हैं, जब हम सम्मित यौगिक लेते हैं तो ये देखा गया कि वो ना तो दाईं ओर घुमाता है ना बाईं ओर घुमाता है। इसका मतलब ये है, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि असम्मित यौगिक हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होंगे, ठीक है। कि भाई अगर कोई कंपाउंड असम्मित है तो ये देखा गया कि जब जब मैं ध्रुवणमापी में असम्मित यौगिक लेता हूं तब तब आपको समतल ध्रुवित प्रकाश या तो दाईं ओर घुमा हुआ मिलेगा या बाईं ओर घुमा हुआ मिलेगा, है ना। अब कौन सी तरफ घुमा हुआ है ये हमें चेक भी नहीं करना है, ये हम बता भी नहीं सकते। ठीक है। केवल इतना बताना है कि कौन सा प्रकाशिक सक्रिय है, यानी कौन सा प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा, कौन सा प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, केवल इतना बताना है। तो भाई तब तो वो प्रकाशिक असम्मित लोगे तो प्रकाशिक सक्रिय होगा। ठीक है। और जब सम्मित लिया गया तो यह देखा गया कि समतल ध्रुवित प्रकाश का तल नहीं बदल रहा है, और समतल ध्रुवित प्रकाश का तल नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो भाई इस केस में समतल ध्रुवित प्रकाश का तल अप्रभावित रहेगा या अप्रभावित रहता है, अर्थात यौगिक प्रकाशिक अक्रिय। ठीक है। तो भाई ये चेक करने का तरीका हो गया, यानी जब भी क्वेश्चन में आपको बोले कि निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है, या निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक अक्रिय है, या निम्न में से कौन सा प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है, प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हमें तो क्या चेक करना है? हमें तो केवल चेक करना है भाई POS और
COS, या तो POS चेक कर लो या COS चेक कर लो। अगर उसमें POS भी नहीं है, अगर उसमें COS भी नहीं है, तब तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी प्रकाशिक सक्रिय होगा। और अगर दोनों में से कोई एक भी आ गया तो भाई वो प्रकाशिक अक्रिय होगा, यानी प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भाई ये है प्रकाशिक समानता को चेक करने का तरीका। क्लियर बात? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखना जरा, अब भाई मैं क्या करूँगा, आपको अलग अलग कंपाउंड दूंगा और उन कंपाउंड में आपको यही चेक करना है कि कौन सा प्रकाशिक सक्रिय है, कौन सा प्रकाशिक अक्रिय है। और चेक करने का तरीका क्या देखोगे, POS और COS चेक करोगे, जो कि हमने पहले ही देख चुके हैं। POS COS कैसे चेक करते हैं ये हमने पहले समझ लिया है, ठीक है। देखो, देखना जरा, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उन पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब भाई आपको खुद को सोचना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा काम है भैया। अब इनमें जो है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं भाई, चेक करना, ठीक है ना। कैसे चेक करते हैं ये आपको सोचना है, दिमाग लगाओ। देखिए थोड़ा सा होशियार तो हो ही हो आप। अच्छा, एमी लिखा होता है तो एमी का मतलब क्या होता है भाई, होता है मिथाइल। अगर कहीं ET लिखा होता है तो ET का मतलब होता है भैया इथाइल, है ना। इनमें सब में चेक करना भैया कौन सा प्रकाशिक सक्रिय होगा और कौन सा प्रकाशिक अक्रिय होगा। चेक करने के लिए क्या करो, बस POS और COS चेक कर लो। अगर दोनों में से कोई एक भी है तो कैसा होगा भाई, प्रकाशिक अक्रिय होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है ना, सिंपल सा काम है। ठीक है भाई, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, पहले आप अपने अकॉर्डिंग देखें, वीडियो पॉज करें, सब में POS COS चेक करें, फिर हम बताते हैं। तो देखें ज़रा, सोचें। तो देखना ज़रा, सबसे पहले इसको देखते हैं, BF3, ठीक है। चेक किया हुआ अपना कि POS है या नहीं है। तो भाई पहली बात, एक चीज़ बताएं आपको कि वेज डैश फॉर्मूला दे रखा है, तो वेज डैश फॉर्मूले का मतलब है वो मॉलिक्यूल असमतलीय है। एक बार प्रकाशिक सक्रिय अक्रिय की बात नहीं कर रहा हूं, वेज डैश फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका मतलब एक तो तल के ऊपर की तरफ होगा, एक तल के पीछे की तरफ होगा, एक तो तल के सामने की तरफ, एक तल के पीछे की तरफ, ठीक है। इसका मतलब वो असमतलीय है, वहां मॉलिक्यूल में प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, वो असमतलीय है, ठीक है। और अगर आपको सारी की सारी नॉर्मल लाइन दे रखी है, जैसे इसमें है, इसमें है, इसमें है, नॉर्मल लाइन है, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा अलग है ना, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर है। जैसे डबल बॉन्ड वाले जनरली जो है ना वो प्लेनर है, सारे मॉलिक्यूल, सारे परमाणु एक ही तल में है, ठीक है। तो अगर जिसमें जो स्ट्रक्चर प्लेनर है, जिसमें सारे परमाणु एक ही तल में है, ठीक है, तो सारे परमाणु अगर एक ही तल में है ना, तो इसका मतलब उसमें तल में, उसके पेपर के तल में जब उसको काटोगे तो उसमें POS आ जाएगा,
ठीक है। मैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन को यहाँ अवॉइड करूंगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की बात नहीं करूंगा। ये वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर वेज डैश फॉर्मूला नहीं दे रखा है, तो यहाँ आपको ये तलिए वाला नहीं लगाना है। डबल बॉन्डेड कार्बन जब दे, है ना, तो इसका मतलब वहां पर सारे परमाणु तल में होंगे, जैसे इसमें सारे के सारे तल में हैं, इसमें सारे तल में, इसमें सारे तल में हैं, ठीक है ना। तो जो लाइन बोल रहा हूँ क्या कि भाई अगर डबल बॉन्डेड कार्बन आ जाए, वेज डैश फॉर्मूला डबल बॉन्डेड के साथ आएगा नहीं, क्योंकि सारे परमाणु तल में होंगे, तो तल में हमेशा POS आएगा। जैसे इसमें जो है वो सारा सिंपल लाइन आपको दे रखी है, सिंपल है, तो इसमें वैसे भी इसमें देखना जरा, इधर फ्लोरीन है, इधर कुछ नहीं है, तो इसमें COS नहीं है। इसमें पेपर के प्लेन में POS आ जाएगा, या इस प्लेन में भी अगर आप इसको काटोगे, फिर यहाँ पर मिरर लगाओगे ना, तो एक फ्लोरीन इधर, एक ऊपर, ये फ्लोरीन। मैंने बताया था भाई परमाणु कैसे होते हैं, परमाणु गोलाकार होते हैं, ठीक है ना। तो आधा फ्लोरीन ये नीचे, आधा ऊपर हो जाएगा, तो इसमें POS उपस्थित है। COS या POS में से दोनों अगर एक भी उपस्थित है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, मॉलिक्यूल भाई सम्मित होगा। और अगर मॉलिक्यूल सम्मित आ जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ये वाला मॉलिक्यूल प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है, इसको चेक करते हैं। तो भाई इसमें देखना जरा, इसमें ये वाला केंद्र हो गया, केंद्र से नीचे की तरफ गया CH3, ऊपर की तरफ समान दूरी पर CH3, इधर गया हाइड्रोजन, इधर भी गया हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना, ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसमें COS आ रहा है। POS चेक करते हैं, तो पेपर के प्लेन में इसमें POS भी होगा, दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो मॉलिक्यूल कैसा है, सम्मित है। तो पेपर के प्लेन में इसमें POS भी है ना, तो ये सम्मित है, तो ये भी कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, ये भी प्रकाशिक अक्रिय होगा, प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसको चेक करते हैं भाई, इसमें COS तो नहीं है, क्योंकि सेंटर से नीचे की तरफ गया हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ कौन है, CH3 है, तो COS तो नहीं हो सकता। इसको ऐसे काट दूं, इस तल के अनुदिश काट दूं, यहाँ पर मिरर लगा दूं, तो देखना जरा, इसमें POS हो सकता है, तो इसमें POS है, COS नहीं है, दोनों में से एक भी आ जाए तो इसका मतलब ये सम्मित है, कैसा होगा भाई, इनएक्टिव होगा, ये भी प्रकाशिक अक्रिय है। इसको चेक कर ले, तो भाई इसमें COS नहीं आएगा, क्यों, एक तरफ आयोडीन दूसरी तरफ ब्रोमीन है, तो COS नहीं है। लेकिन पेपर के प्लेन में POS इसमें हो जाएगा, पेपर प्लेन में, ठीक है ना, जिस प्लेन में रखा है उस प्लेन में इसको काट दो, तो सारे परमाणु आधा Br ऊपर, आधा नीचे, आधा क्लोरीन ऊपर, आधा नीचे, ठीक है ना। तो इस केस में इसमें POS है, ये भी कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। इसको चेक करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो अपनी रिंग है, रिंग तो तल में है और ये दोनों तल के ऊपर की तरफ है ना। वेज डैश का मतलब क्या होता है, तल के पीछे की तरफ, है ना, वेज का मतलब तल के ऊपर की तरफ, तो दोनों तल के ऊपर की तरफ है। इसको भाई इस तल में अगर काट दूं, मैं इस तल में काट दूं, यहाँ पर मिरर लगा दूं, तो दोनों CH3 तल के ऊपर दोनों मिरर इमेज भी बनेंगे, तो भाई इसमें POS है, COS इसमें नहीं है, तो ये वाला भी कैसा होगा, इनएक्टिव। बाकी इसके बारे में कल मैंने आपको मॉडल से भी एक्सप्लेन किया था, है ना। इसको चेक करते हैं, तो भाई इसमें देखना, एक CH3 तल के पीछे की तरफ है, दूसरा CH3 तल के ऊपर की तरफ है। पहले COS चेक कर लेते हैं, सेंटर पर पहुंच गए, किसी एक तरफ गए तो इधर मिला कार्बन, तो अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही दूरी पर वो ही परमाणु मिलना चाहिए। क्या अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन है क्या, नहीं है, तो COS नहीं है। फिर इसमें कोई एक ऐसा तल बताओ जिसके सापेक्ष काटे दो बराबर भाग बने, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो भाई ऐसा कोई तल इसमें नहीं है। अगर इस तल में इसको काटोगे, मिरर लगा दिया, ठीक है, तो कट तो जाएगा, दो बराबर भाग भी बन जाएंगे, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, लेकिन दोनों मिरर इमेज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि एक CH3 तो ऊपर की तरफ है, एक CH3 नीचे की तरफ है, तो ये इसमें POS नहीं है। तो ये वाला कैसा होगा भाई, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें ना तो COS है ना इसमें POS है, दोनों ही नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंडीशन मस्ट है भाई, क्या कि प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक का असम्मित होना जरूरी है। यौगिक में POS COS नहीं होना चाहिए, उसका असम्मित होना जरूरी है। तो इसमें ना तो POS है ना COS है, तो ये असम्मित है, कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। भैया इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो भाई इसका मतलब क्या है कि वलय तो अपनी तल में है ना, बोर्ड के पेपर के प्लेन में है, ये वाला तल के पीछे की तरफ है मिथाइल, ये वाला तल के ऊपर की तरफ है ना। तो COS इसमें होगा क्या, बिल्कुल भाई इसमें COS होगा। कैसे भाई, आप यूं समझना कि ये 4 कार्बन की, एक कार्बन ये वाला, एक ये 4 कार्बन की रिंग है,
एक CH3 यहाँ है, एक CH3 तल के नीचे, एक CH3 तल के ऊपर। मैं केंद्र से ऊपर की तरफ गया CH3, केंद्र से नीचे की तरफ गया CH3, ठीक है ना। दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो भैया इसमें COS है, ठीक है। POS है या नहीं है, POS चेक कर लेते हैं। तो भाई ये 4 कार्बन की रिंग, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 4 कार्बन की रिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ। भाई मैं इसको इस तल में काटता हूँ, इस तल में, तो आधा CH3 इधर, आधा इधर, नीचे वाला आधा CH3 इधर, आधा इधर, यानी इसको आपको भाई इस तल में काटना है, इस तल में। तो दोनों CH3 जो है वो क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, तो इस पे POS भी है, यानी ये वाला कैसा होगा, ये वाला इनएक्टिव होगा भाई साहब, ठीक है। ऐसे ही इसको चेक करते हैं, दोनों CH3 इस बार तल के पीछे की तरफ है, तो भाई इसको इस दिशा में काट दो जैसे इसको काटा था, तो इसमें भी POS आ जाएगा। भाई इस बार COS नहीं होगा, क्योंकि दोनों CH3 एक ही दिशा में है, तो किसी अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो CH3 मिलना चाहिए, जो कि नहीं है। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, है ना। तो देखना जरा, ये वाला इसका मतलब क्या है कि भाई NH2CH3 तो दोनों तल में है, हाइड्रोजन तल के पीछे की तरफ है, OH तल के बाहर की तरफ है, चारों समूह अलग अलग है। तो चारों समूह अगर अलग अलग है, क्या इसमें POS COS हो सकता है क्या, COS मरे नहीं होगा, COS इसमें बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर से इधर गया NH2, ऊपर की तरफ है क्या NH2, नहीं है, COS हो ही नहीं। POS है क्या, वो भी बिल्कुल नहीं होगा, ना तो COS है ना POS है, ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कोई भी तल ऐसा नहीं है जिसके सापेक्ष काटो दो बराबर भाग बने। पहली बात, दोनों बराबर भाग ही नहीं बन सकते इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन चारों समूह अलग अलग है। एक ऐसा सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सुन लो ध्यान से, एक ऐसा सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, जिस पर चारों समूह अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, सिंगल बॉन्डेड कार्बन जिस पर चारों समूह अलग अलग हो उसको किरेल कार्बन बोलते हैं। तो भैया ये वाला कार्बन किरेल है क्या, बिल्कुल किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन का एक नाम और बताया था, असम्मित कार्बन। तो ये वाला कार्बन जो है वो कैसा है, असम्मित है, असम्मित, इसका नाम ही असम्मित कार्बन है। तो इसका मतलब, असम्मित का मतलब जिसमें POS COS अनुपस्थित हो। तो याद रखो, पॉइंट बना रहा हूं, बता रहा हूं कि ऐसे यौगिक जिनमें केवल एक किरेल कार्बन है वो हमेशा प्रकाशिक अक्रिय होंगे। जिनमें केवल एक किरेल कार्बन है, एक, दो या दो से ज्यादा की गारंटी नहीं है, अगर एक किरेल कार्बन आ गया ना तो वो हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होगा, हमेशा प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा, क्योंकि वो असम्मित होगा, क्योंकि उसमें POS COS अनुपस्थित होगा, इसलिए वो हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होगा। दो या दो से ज्यादा किरेल कार्बन वाले यौगिक प्रकाशिक सक्रिय भी हो सकते हैं और अक्रिय भी हो सकते हैं। एक किरेल कार्बन वाले हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होंगे। एग्जाम्पल देखना भाई, इसमें देखना, इसमें ये वाला है CH3, एक तो CH3 जुड़ा है, एक क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, है ना। तो CH3 तल के ऊपर है तो हाइड्रोजन तल के पीछे, फिर एक इधर आया ये कार्बन, इस कार्बन पर CH3 जुड़ा है, ऊपर की तरफ ये कार्बन, इस पर कुछ भी नहीं, CH2 है, चारों समूह अलग अलग है, ये वाला कार्बन जो है वो किरेल कार्बन है। ऐसे ही इसको चेक करते हैं, इस पर एक हाइड्रोजन होगा, एक CH3 एक हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग, इधर जो है वो एक कार्बन है, इधर एक CH2 है, ये दोनों भी अलग अलग। तो ये वाला भी किरेल है, इसमें दो किरेल कार्बन है, ये वाला कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको चेक करते हैं भाई, सेम टू सेम है, यहाँ पर हाइड्रोजन तल के नीचे की तरफ है और यहाँ पर हाइड्रोजन तल के ऊपर की तरफ है, ये भी किरेल है और ये भी किरेल है, दोनों कार्बन किरेल है। इसमें दो किरेल कार्बन है, ये प्रकाशिक सक्रिय है, दो किरेल कार्बन प्रकाशिक अक्रिय, ठीक है। तो पॉइंट ये है, लिख लेना, साथ साथ में नोट करवा रहा हूँ, लिखो कि केवल एक किरेल कार्बन वाले यौगिक हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होंगे, लेकिन एक से ज्यादा किरेल कार्बन वाले यौगिक प्रकाशिक सक्रिय भी हो सकते हैं और प्रकाशिक अक्रिय भी हो सकते हैं। जैसे इसमें एक से ज्यादा किरेल कार्बन थे, प्रकाशिक अक्रिय, एक से ज्यादा किरेल कार्बन थे, प्रकाशिक सक्रिय, एक किरेल कार्बन प्रकाशिक सक्रिय, ठीक है। तो ये हो गया। इसको चेक करो भाई, POS है क्या, लो जी भाई, ये दिख रहा है POS। तो POS या COS दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो ये वाला भी कैसा होगा भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक अक्रिय है। इसको चेक करते हैं भाई, इसमें है क्या POS, तो देखो जरा, इस तल में इसको काट दूं तो इसमें POS आ सकता है। अगर POS आ गया तो ये भी कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया POS COS अगर चेक करना आता है
तब तो हम बता देंगे कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। सिंपल सा काम है, आप आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा सोचोगे तो कर जाओगे, ठीक है ना। तो भाई ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखना, किरेल कार्बन वाला। अब इस पर एक छोटा सा कंसेप्ट हम और देख लेते हैं, देखें ज़रा, आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है ना। देखें, एक पॉइंट लिख रहा हूं भाई, चेक करना है, आपको बताना है। किसी यौगिक के प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए उसमें किरेल कार्बन का होना आवश्यक है, ठीक है। एक तो ये स्टेटमेंट है, किरेल कार्बन का होना आवश्यक है। एक स्टेटमेंट ये है, किसी यौगिक के प्रकाशिक, ये डायरेक्टली भाई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है ना, यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, आपको यही बोलेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है या निम्न में से कौन सा कथन गलत है ना। तो किसी यौगिक के प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए उसमें असम्मिति का होना आवश्यक है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बिना किरेल कार्बन वाले यौगिक भी प्रकाशिक सक्रिय हो सकते हैं, ठीक है ना भाई। 3 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, चेक करते हैं तीनों को। पहला सही है या गलत है कि भाई किसी यौगिक में प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए उसमें किरेल कार्बन का होना आवश्यक है, भाई सही है या गलत है? स्टेटमेंट गलत है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था किरेल कार्बन थे ना दोनों में 2-2, तो एक प्रकाशिक सक्रिय था, एक अक्रिय है। और किरेल कार्बन वाला तो प्रकाशिक सक्रिय भी हो सकता है, प्रकाशिक अक्रिय भी हो सकता है, तो गलत है ये। अगर ये ऐसे बोलता किसी यौगिक पे प्रकाशिक, या इसको ऐसे बोलता कि केवल एक किरेल कार्बन वाले यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होंगे, वो सही होगा कि केवल एक किरेल कार्बन आ जाए वो हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होंगे, ठीक है ना। अब इसमें मेंशन नहीं किया कितने किरेल कार्बन है, गलत है भाई स्टेटमेंट, ठीक है ना, क्योंकि 2 वाले एग्जाम्पल देखे थे, एक प्रकाशिक सक्रिय था, एक अक्रिय था, तो पहला गलत है। दूसरा, किसी यौगिक के प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए उसमें असम्मिति का होना आवश्यक है, बिल्कुल भाई ये कंडीशन सही है। यौगिक कैसा होना चाहिए? असम्मित होना चाहिए, यानी उसमें POS या COS क्या होना चाहिए? अनुपस्थित होना चाहिए, ठीक है, अनुपस्थित होना चाहिए। अगर दोनों अनुपस्थित है तो असम्मित होगा, असम्मित होगा तो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा, तो भाई ये स्टेटमेंट सही है। फिर बिना किरेल कार्बन वाले यौगिक भी प्रकाशिक सक्रिय हो सकते हैं, बिल्कुल भाई ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि बिना किरेल कार्बन वाले यौगिक भी प्रकाशिक सक्रिय हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो एग्जाम्पल है ना, बिना किरेल कार्बन वाले, बहुत सारे कंपाउंड है भाई जिनमें किरेल कार्बन नहीं होता है ना, लेकिन प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। बाकी आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट आया हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप करें, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजें, है ना, और व्हाट्सएप के ज़रिए हम जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी डाउट आ जाए तो पूछें, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।